आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटोलॉजी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूनेट्स के डिसऑर्डर्स, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम न्यूनेट्स को होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि न्यूनेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ बेबी को, जो फर्स्ट 4 इनिशियल वीक्स में कहा जाता है न्यूनेट। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस विद रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी इंक्लूडिंग टेकिपनिया, which is a breathing rate of more than 60 beats per minute. Chest retraction cyanosis that persist are progressive over the first 48 to 96 hours of life. So respiratory distress syndrome क्या है? इसमें there is a difficulty in breathing. ब्रीदिंग सही नहीं होती है, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो 60 से अबव होता है। चेस्ट रिट्रैक्शंस इसके अंदर आपको दिखाई देती हैं बच्चे के अंदर, और बेबी जो है वो साइनोस्ड होता है, मतलब रूम एयर में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट होता है, इसके बावजूद भी वो साइनोस्ड होता है। उसकी एक्सट्रीमिटीज़ आप ब्लू देखेंगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है। तो ये आपको फर्स्ट 48 टू 96 आवर्स में दिखता है, ठीक है, बेबी की अपीयरेंस होती है, और ये में परसिस्ट कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, और ये जो टाइम पीरियड है ये इससे आगे प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। सो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डिफ़िकल्टी को हम कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किन किन को हो सकता है, किन बच्चों को हो सकता है, इनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जैसे कि प्रीमेच्योरिटी, यानी कि अगर बेबी अपने नॉर्मल टर्म से पहले बॉर्न हो जाता है तो उसके लंग्स जो हैं वो इमेच्योर होंगे, जिसकी वजह से उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेल सेक्स में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोरियो माइनाइटिस में ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। ये क्या है, देयर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ कोरियन एंड एमनियन, जो दो लेयर जो सराउंड करती हैं बेबी को और एमनियोटिक फ्लूइड को, उस वो इन्फेक्ट हो जाती हैं बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से बेबी को और मदर को रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और इसमें जो है वो डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। सो इस इन्फेक्शन के अंदर, कोरियो माइनाइटिस के अंदर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोफिटालिस, इसके अंदर क्या होता है कि बेबी के अंदर एसाइटीज़ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन हो जाए बेबी को, या स्किन ओडिमा हो, यानी कि फ्लूइड जो कंटेंट है बेबी के अंदर वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन 2 और मोर फीटल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रीनेटल एस्फेक्सिया, ठीक है, प्रीनेटल एस्फेक्सिया के अंदर भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो प्रीनेटल एस्फेक्सिया क्या है? देयर इज़ अ लैक ऑफ ब्लड flow or gas exchange to or from the fetus in the period immediately before, during or after the birth process, यानी कि बेबी बॉर्न हुआ है तो उसकी बर्थ के दौरान, ठीक है, बर्थ से थोड़ी देर पहले या बर्थ के बाद अगर उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो उसका रिस्क फैक्टर है कि उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। मदर को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें भी देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर। फिर सिजेरियन सेक्शन विदाउट लेबर, अगर हम लेबर से पहले अर्ली सिजेरियन सेक्शन कर दें और तो तब उसके लंग्स इमेच्योर होंगे, ठीक है, ब्रीदिंग बाद में अच्छे से इनिशिएट नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है, एक बेबी कॉम्प्रोमाइज्ड है दूसरा ठीक है, तो उस केसेस में भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रायर इफेक्टेड इन्फेंट, अगर किसी पहले इन्फेंट को, इससे पहले बेबी है उसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट बेबी के रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, बेबी कैसे प्रेजेंट करेगा? द डिजीज़ हैज़ वेरिंग क्लिनिकल फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी ऑफ डिजीजेज। जैसे कि अर्ली क्लिनिकल साइन रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको नज़र आएगा कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग है बेबी का उससे ज़्यादा उसकी ब्रीदिंग होगी, टेकिपनिया होगा, यानी कि 60 बीट से एटलीस्ट ज़्यादा उसकी रिस्पिरेटरी रेट होगा। एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग और नेजल फ्लेयरिंग, तो एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग आपको, मतलब ग्रंटिंग इज एन एक्सपायरेटरी साउंड विच इज कॉज्ड बाय सडन क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इन एन अटेम्प्ट टू मेंटेन फ्रैक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड प्रिवेंट एल्वोलर एटलेक्टेसिस। तो जैसे ही वो एक्सपायरेट करेगा बेबी तो उसको आपको साउंड सुनाई देगा, जिसको ग्रंटिंग कहते हैं। स्टर्नल और इंटरकोस्टल रिसेशन, ठीक है, स्टर्नल रिसेशन और इंटरकोस्टल मसल जो आपको नज़र आएगा कि उसका चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, रिसेशन हो रही है उसके अंदर। साइनोसिस, इनफैक्ट उसका रूम एयर है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन एनवायरनमेंट के अंदर सही है, लेकिन फिर भी बेबी जो है वो साइनोस्ड हो रहा होगा। डिले ऑनसेट ऑफ रिस्पिरेशन इन एवरी प्रीमेच्योर बेबी, और उसका जो ब्रीदिंग रेट है उसमें रिस्पिरेशन जो है वो
निस्बतन नॉर्मल बेबी के वो डिले होगा। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंजेनिटल निमोनिया की वजह से भी हो सकता है कि ये कंडीशन हो बेबी की, या एस्पिरेशनल निमोनिया है, मेकोनियम बेबी ने एस्पिरेट कर लिया है जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन है। निमोथोरिक्स के अंदर क्या होता है कि जो एयर है वो लंग्स के बाहर जाके जो चेस्ट वॉल है ना वो लंग्स को कंप्रेस करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। सो निमोथोरिक्स की वजह से डायफ्रेगमेटिक हर्निया में क्या होता है, जो डायफ्राम के मसल्स हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से उसके वॉल में से जो स्टमक की प्रोट्रूजन होना शुरू हो जाते हैं। सो डायफ्रेगमेटिक हर्निया में ये देखा जा सकता है कार्डियक फेलियर है, तो उसमें भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एविडेंट हो सकता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है जिसमें साइनोसिस होते हैं। ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें भी देखा जाता है। ट्रांजिट टेकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न में क्या होता है, बेबी अगर बॉर्न हुआ है तो उसके कुछ ही टाइम तक ये हम देखेंगे कि उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो टेकिपनिक है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केसेस में भी ये देखा जाता है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे, इसके लिए बेबी का चेस्ट एक्सरे होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलेगा उसका लंग कोलैप्स्ड है कि उसका क्लिनिकल डायग्नोस क्या है जिसकी वजह से बेबी की ये कंडीशन है। कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड कल्चर किया जाएगा, इसमें हमें इन्फेक्शन का कॉज पता चलेगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। ब्लड गैसेज में उसका एसिड बेस इम्बैलेंस देखेंगे, ठीक है, एसिडोसिस तो नहीं है, अल्कोलोसिस तो नहीं है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस में ये चेस्ट एक्सरे आएगा, ब्लड काउंट आएगा और ब्लड गैसेज आएंगे। मैनेजमेंट सेंट्रल सपोर्टिव केयर, अब मैनेजमेंट कैसे करनी है बेबी की, आपने सबसे पहले न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट उसका मेंटेन करना है कि उस बेबी का एनवायरनमेंट ऐसा हो जो ना कि ठंडा हो ना गर्म हो, न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो। केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है हमने बेबी के फ्लूइड्स की, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, उसमें इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं आ रहा। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हमने नोटिफाई रखना है, ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। मिनिमम हैंडलिंग ऑफ बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा इरिटेबल होता है, तो पहले ही उसको ऑक्सीजन कम जा रही है, तो जब अगर आप उसे छेड़ेंगे तो उस वजह से वो क्राई करेगा, इरिटेबल होगा, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने उससे मिनिमम हैंडलिंग करनी है, उसको हमने इरिटेट नहीं करना बेबी को। विद होल्ड फीडिंग टिल बेबी स्टेबलाइजेज, अगर उसको ब्रीदिंग ठीक नहीं है तो आपने उस दौरान उसको फीड नहीं देनी। कीप इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड आपने रखना है कि उसका इनटेक कितना है, आउटपुट मॉनिटरिंग आपने उसकी करनी है, ऑलिगो यूरिया तो नहीं हो रहा, यूरिन आउटपुट ठीक है उसका। केयरफुल मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपने चेक करनी है, उसको साइनोसिस में तो नहीं बेबी जा रहा, अगर साइनोसिस में जा रहा है तो इमीडिएट आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। कीप ब्लड प्रेशर ऑफ बेबी नॉर्मल लिमिट्स बाय यूज ऑफ फ्लूइड्स, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है बेबी का, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर एक्सीड कर रहा है या हाइपो में जा रहा है तो आपने फ्लूइड प्लाज्मा एक्सपेंडिचर्स आपने यूज़ करने हैं। उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल स्टेबलाइज रखना है। ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे कि नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 से 7.45 है, अगर उसकी पीएच कम आ रही है, एसिडोसिस में जा रहा है, तो आपने उसको बैलेंस करना है बाइकार्बोनेट से, बाइकार्ब ब्लड के अंदर इन्हेंस करके, तो उससे आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसमें क्या होता है, देयर इज़ एन ओपनिंग बिटवीन डिसेंडिंग अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, तो वो ओपन रह सकती है। इंट्रावेंटिकुलर हैमरेज, इस वजह से बेबी के जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें हैमरेज हो सकता है, ठीक है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एयर लीकेज हो सकती है, डिस्पेरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से निमोथोरिक्स हो सकता है कि एयर लीक होने की वजह से चेस्ट जो है वो लंग्स पे कंप्रेशन डालेंगे और लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है, जिसमें बेबी के जो लंग टिश्यूज़ हैं वो इमेच्योर रह सकते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसकी सिवेरिटी है, क्लासिफिकेशंस है कि ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है, तो उस हिसाब से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। निमोनिया हो सकता है बेबी को, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशंस हो सकती हैं। प्रोग्नोसिस जो है इसके डिपेंड करता है गेसेशनल और लेवल ऑफ नर्सिंग केयर पे, ठीक है, कि बेबी कितना इमेच्योर था, उसके लंग्स कितने इमेच्योर थे और उसको नर्सिंग केयर आपने किस तरह की प्रोवाइड की है। सर्फेक्टेंट थेरेपी हैज़ रिड्यूस द मोर्टेलिटी फ्रॉम रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अप्रॉक्सीमेटली 40%। इमीडिएटली अगर बेबी की बर्थ हुई है तो अगर हम उसे सर्फेक्टेंट दे दें तो इससे जो उसके लंग्स इमेच्योर हैं वो थोड़े ठीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसके ब्लड के अंदर वो इम्प्रूव हो सकती है। सो सर्फेक्टेंट थेरेपी दी जाती है। क्रॉनिक लंग डिजीजेज इंसिडेंस हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड।